हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं सुभाष सिंह आप लोग कक्षा 12 के स्टूडेंटों के लिए एक विशेष क्रम लेके आया हूँ। आज मैं बात करूँगा सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या चीज़ें हैं, कक्षा 12 के विद्यार्थियों को क्या क्या पढ़ना चाहिए इतिहास में। तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम देखेंगे। मेरे सामने बुक भी रखी है। बुक का सहारा इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को बता पाऊँ कि आपके चैप्टर में कौन कौन सी घटनाक्रम है इतिहास के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, ये है हड़प्पा सभ्यता का एक चैप्टर का नाम है, ब्रिक्स, ब्रेड एंड बोन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि आपके बीच में सिलेबस क्या है। पहला कि ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या है, हड़प्पा सभ्यता की कहानी है, सभ्यता का काल है, हड़प्पा की सभ्यता का विस्तार है, प्रमुख केंद्र, सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के जानने के स्रोत हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता एवं निवासी कैसे थे, सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, आर्थिक जीवन कैसा था, निर्वाह के साधन कैसे थे, व्यापार, वाणिज्य, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ कैसी थी आपकी, उपमहाद्वीप एवं बाहर से आने वाले माल, दूरदर्शी क्षेत्र से संपर्क, माप तौल, बट्टे, पैमाने, कलाएं, सामाजिक जीवन, सामाजिक धार्मिक जीवन, राजनीतिक संगठन, शासन एवं शासक, सभ्यता का अंत, हड़प्पन सभ्यता की खोज, नवीन तकनीक, नवीन प्रश्न, अतीत के पुनर्निर्माण से संबंधित समस्याएं, खोजों को वर्गीकृत करना, पुरातात्विक व्याख्या संबंधी समस्याएं और महत्वपूर्ण शब्दावली, अध्याय का सारांश। ये है आपका सिलेबस। अब हम आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों हम पढ़ते हैं, इस पे हम थोड़ी सी बात कर लें। सिंधु घाटी सभ्यता हम इसलिए पढ़ते हैं कि कोई भी सभ्यता या कोई भी संस्कृति जिसका आपके स्थल पर या धरती पे विकास हुआ है, उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं को हम जानते हैं कि हमारा ऐतिहासिक कैसा था, हमारा इतिहास कैसा था, तो उस बारे में हम पढ़ते हैं। इतिहास 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जब मानव शुरू में जन्म लिया आज मानव के रूप में, तो वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, ना तो लिख सकता था ना तो पढ़ सकता था। उसे कहा गया प्राग ऐतिहासिक काल, यानी पुराना चीज़। पुरानी चीज़ का मतलब ये होता है कि मनुष्य जीवन लिया, नंगा भूखा आया धरती पे और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खाता पीता था, और मतलब सामाजिक दृष्टि से वो थोड़ा दूर था। ये था आपका प्रागैतिहासिक। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक का काल थोड़ी सभ्यता विकसित हुई, थोड़ा मानव का विकास हुआ और मानव सामाजिक संगठन में रहने लगा और लिखना पढ़ना जान गया। तो आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसमें हम लिखना तो जानते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, उसमें लिखा तो गया है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं उसको, अभी तक उसको सभ्यता की लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया। तीसरा होता है ऐतिहासिक घटनाक्रम, जिसकी हम बात करेंगे। ऐतिहासिक घटनाक्रम वो घटनाक्रम होता है जिसमें मनुष्य लिखता भी है और पढ़ता भी है। तो इस बारे में हम बात करेंगे। आज की आद्य ऐतिहासिक सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसको हम इसलिए पढ़ते हैं कि उसकी नगर नियोजन कैसी थी, वो लोग रहते कैसे थे, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। वाकई में जब इतिहास को अगर पढ़ना है तो इतिहास के बारे में सिर्फ सोचो तो आपको न सिर्फ जानकारी होगी बल्कि इतिहास को पढ़ने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो लोगों के मन में एक विचार आता है कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे और ये सभ्यता कहाँ विकसित हुई। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि यह उत्तर भारत में यह सभ्यता विकसित हुई। और उत्तर भारत में जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो आप उत्तर में देखेंगे जो हमें साक्ष्य मिले, हालांकि 80% अभी
हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुदाई नहीं हो पाई है। तो जहाँ तक हमें साक्ष्य मिल पाया है तो वहाँ तक हमने मांडा उत्तरी क्षेत्र जो उत्तर में था उसको मांडो या मांडा कहते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर है। फिर आपका पूर्वी भाग की बात जब करेंगे तो आलमगीरपुर एक मेरठ में जगह पड़ती है, वो उसका पूर्वी इलाका माना जाता है, अंतिम छोर। और दायमाबाद दक्षिणी छोर माना जाता है, जो कि महाराष्ट्र में है। और पूर्वी जो पश्चिमी क्षेत्र है आपका वो बलूचिस्तान, गेटदादोर ऐसे नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है। तो इसका हम फैलाव की बात करेंगे। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन का मतलब ये होता है कि लोहे की खोज नहीं हुई थी। यहाँ पे जो धातु हमें मिली वो कांसा मिला। तो कांसा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, शायद पीतल और तांबा को मिलकर जो औजार बनाए जाते थे या हथियार बनाए जाते उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता इसे इसलिए कहा भी जाता है कि लोहे की खोज यहाँ नहीं हुई थी, हमें अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता से केवल और केवल कांसा मिला है। तो इसकी उदय की बात करें तो स्थिति जो इसकी स्थिति है वो सिंधु नदी हड़प्पा नामक स्थान पर पंजाब शहर, मतलब पंजाब सिंधु नदी के आसपास की ये सभ्यता थी और सिंधु नदी के आसपास इसका विकास होता है। इसके केंद्र जो थे वो दो मुख्य केंद्र थे, जो पंजाब था, एक सिंध। इसके अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमांत भाग थे। फैलाव जो इसका था उत्तर में जो था वो जम्मू से लेकर नर्मदा नदी के मुहाने, पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर मकरान, समुद्री तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। यह इसका फैलाव था। आकार इसका त्रिभुजाकार था। तो त्रिभुजाकार आकार, इसके आकार की बात करें तो इसका आकार त्रिभुजाकार था। जो इसकी बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका फैलाव की लोग बात करते हैं। तो अभी तक जो साक्ष्य हमें मिल पाया है वो साक्ष्य है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। ज़मीन की जो माप होती है वो हमेशा वर्ग किलोमीटर या वर्ग गज में होती है। तो यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा हुआ है कि हड़प्पा को क्षेत्र लगभग विश्व की सभी पुरानी सभ्यताओं में सबसे बड़ा है। हड़प्पा काल जो है इतना बड़ा है कि जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई, वो चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चाहे मिस्र की सभ्यता थी, या आपका इराक की सभ्यता थी, मतलब जितनी भी सभ्यताएं थी उन सब सारी सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी। इसके 7 महत्वपूर्ण शहर हैं, जिसमें 2 महत्वपूर्ण हैं, पंजाब और हड़प्पा। तो इस सारी चीज़ों की हम एक एक से डिस्कस करेंगे। अब सिंध में जो मोहनजोदाड़ो है उसे प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। प्रेतों का टीला क्यों कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं दाह संस्कार के जो दफनाए गए होंगे, तो इसलिए हमें प्रेतों का टीला कहते हैं। दोनों पाकिस्तान में है, सिंध और मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में है। तो जो इसका जुड़ाव रहा है वो सिंधु नदी से रहा है। जो मोहनजोदड़ो का जुड़ाव हमेशा पूछा जाता है कि सिंधु नदी मोहनजोदड़ो का जुड़ाव किस नदी से है, यानी किस नदी के तट पे है। तो आप सीधा आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख के आएंगे कि सिंधु नदी के किनारे है। तो तीसरा जो नगर है वो मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर दूर है, वो चाहुदड़ो है। जो इसके 4 प्रमुख 5-6 जो नगर थे, में नगर बताए हैं, तो उसमें तीसरे नंबर पे आपका चाहुदड़ो हुआ, जो मोहन लगभग 130 किलोमीटर दूर है। चौथा है हमारी खाड़ी के ऊपर लोथल, यानी जो गुजरात में है। गुजरात में सबसे प्रसिद्ध जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रहा है वो लोथल रहा है। 5वां जो रहा है उत्तरी राज्य में कालीबंगा, यहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ और जुते हुए खेत मिले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा कि काली चूड़ियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है और जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिलता है वो कालीबंगा को काली चूड़ियाँ का जगह भी कहा जाता है। छठा है बनवाली, हरियाणा, ये हिसार ज़िले में है। बनवाली
आपको बता दें कि बनवाली हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल अभी हाल ही में खोजा गया, तो सबसे बड़ा स्थल इसको पाया गया बनवाली को, ये हरियाणा में है। कालीबंगा की तरह दो संस्कृति परिपक्व हुई, एक हड़प्पा पूर्व, एक हड़प्पा कालीन। तो जो कच्ची ईंटें के चबूतरे और मोरियां बनाई गई वो हड़प्पा कालीन है, और जो पक्की ईंटें के मतलब हड़प्पा पूर्व। ठीक है। दो शहर समुद्र के किनारे विकसित हुए, उसका एक नाम था सुतकागेडोर और सुरकोटदा। ये दो नगर थे जो विकसित नगर थे, समुद्री नगर जो किनारे थे। और सुतकागेडोर जो हमने बताया भी था कि ये पश्चिमी जो है भाग है हड़प्पा का। इसकी विशेषता की बात करते हैं तो एक दुर्ग का होना, गुजरात में धौलीवीरा में किला मिला है। अब ये सारी चीज़ें आपको हम बारी बारी से बताएंगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या थीं। हड़प्पा की सबसे बड़ी चीज़ थी नगर नियोजन, यानी ये नगरी सभ्यता थी। जैसे हम आज शहर में रह रहे हैं, अब हमारे शहर में आप देखिए, आप पढ़ाई को हमेशा अपनी चीज़ों से जब जोड़ेंगे तो कभी भी कोई भी इतिहास आपको मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जो याद न हो। अब मैं सिंधु घाटी सभ्यता की एक जगह बात करूंगा और एक जगह सिर्फ अपने शहर की बात करूंगा। आपके शहर में सोचिए क्या क्या हो सकती हैं। तो नगर योजना और संरचना देखेंगे कि प्रत्येक नगर दुर्ग के बाहर निम्न स्तर का शहर था। यानी आज आप भी देखेंगे तो आपके शहर के बाहर हमेशा आपको उतने अच्छे मकान नहीं मिलेंगे जितना शहर के अंदर मिलेंगे। अब शहर में देखेंगे आप एक एक से बिल्डिंगें मिल रही हैं, अच्छे अच्छे मकान मिलते हैं। तो वैसे हड़प्पा भी था। हड़प्पा के बाहर जो मकान थे वो निम्न स्तर के शहर थे, और जो अंदर मकान था बड़ा विकसित था, 2 मंजिला मकान था। अब जब शहर में आप मकान देख लिए, अब आप देखिए कि शहर के अंदर क्या क्या संरचनाएं हो सकती हैं। तो आप सबसे बात आ पाएंगे कि सड़क। तो हड़प्पा कालीन में भी शहर वैसे थे जैसे आज हैं। आज देखेंगे आप सड़कें, चौड़ी सड़कें हैं। पहली बात, जो सड़क आज भी देखोगे एक दूसरे को समकोण में हमेशा 90 अंश पे काटती हैं, और तब भी चौराहे तब भी होते थे, आज भी चौराहे हैं। यानी समकोण सड़कों का होना सिंधु घाटी सभ्यता में नगरी होने का साक्ष्य मिलता है। दूसरी बात, जो शासक वर्ग थे वो कर का संग्रह करते थे यौ के रूप में। जौ था उसको कर के रूप में लेते थे, यानी गेहूं खाते रहे होंगे और जौ को यौ के रूप में लेते थे। आज भी देखो कर लिया जाता है। शहर में नगर निगम का कर है, शासक का कर है, टैक्स है। तो कई सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आज भी कर देना पड़ता है। दूसरी बात, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी जो इमारत थी वो अनाज रखने की थी। आज भी देखो कोल्ड स्टोरेज बनते हैं, वहाँ भी कोल्ड स्टोरेज रहा होगा। अब बहुत ज़्यादा साक्ष्य तो नहीं मिला है, लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं उसमें देखेंगे कि अनाजों के कोठार मिले हैं, अनाज रखने की जगह मिली हैं, अनाज रखने। तो आज भी देखो कोल्ड स्टोरेज है, अनाज आज भी सरकार रखती है। उस ज़माने में भी सरकार अन्न भंडारण वो लोग भी करते थे। चबूतरे फसल दावने के लिए बने थे, मतलब इतनी विकसित उनके पास मशीनरी नहीं होगी। तो आज भी देखो देहातों में आप जाओगे तो जो बहुत पिछड़े इलाके हैं आज भी, तो देखोगे वहाँ पे बैलों से, मतलब बैलों से जो आपके बाजरे होते हैं वो होते हैं, उनकी दवाई आज भी है। दवाई का मतलब ये होता है कि जो बाजरे होते हैं उसको फैला दिए जाते हैं और उस पर बैलों को लेकर चलते हैं, और दाने जो होते हैं वो बालियों से अलग हो जाते हैं। तीसरी बात, मजदूरों को 2 कमरों वाला बैरक दिया जाता था। आज भी देखो जो कर्मचारी हैं आज आपके यहाँ के, तो कर्मचारियों की देखोगे तो जो साहब होते हैं उनको बड़ा घर मिलता है, और जो कर्मचारी मजदूर होते हैं तो उनको छोटे कमरे, छोटे आवास दिए जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड के कर्मचारी, सेकेंड ग्रेड के कर्मचारी और फर्स्ट ग्रेड के कर्मचारी, 3 प्रकार के कर्मचारी होते हैं। 4th क्लास के कर्मचारियों को मकान भी नहीं देते हैं। तो आज भी देखोगे तो उस ज़माने में 2 बैरकों का कमरा मजदूरों को होता था। आज भी लगभग 2, मतलब
जो फ्लैट मिलते हैं, सरकारी आवास मिलते हैं, वो 2 BHK 3 BHK रूम आज भी मिलते हैं। अब कालीबंगा में ईंटों के कोठार पता चलता है। कोठार अब जी देखो, एक बात थी कि जल निकासी, अब आओगे तो जल निकासी हड़प्पा की कैसी थी, कैसी रही होगी। आज की जल निकासी कैसी है आप सोचिए। आज की जल निकासी आप देखेंगे तो नालियों के माध्यम से हम जल को निकालते हैं कि नहीं निकालते। जब आप शहरों में आओगे तो हम हर जगह अपने शहर में निकास नालियाँ बनाए हैं। मतलब हम जो नहाते धोते हैं वो नालियों के माध्यम से धीरे धीरे गटर में चला जाता है। तो उनकी भी सभ्यता ऐसी थी, वो नालियों का निर्माण करते हैं, नालियाँ बनाए थे और नालियों को वो सड़क के किनारे से गुजारते थे। तो अब उनके यहाँ क्या था कि नल तो था नहीं, तो वो क्या करते थे, कुआं खोदते थे। हर एक आंगन में कुआं होता था। जो कुआं होता था उससे वो नहाते थे। कुआं को नालियों से जोड़ते थे। मोरियां बनाई जाती थी, आज भी देखो मोरियां बनाई जाती हैं। मोरियों का मतलब ये होता है कि जो बंद नालियां होती हैं उन्हें मोरियां कहा जाता है। तो मोरियों के माध्यम से गुजारते थे नालियों में। नालियों से पानी बाहर चला जाता था, कहीं गड्ढा रहा होगा वहाँ एकत्रित होता था। तो ये सब चीज़ें थी। ये ईंट की बनी नालियाँ होती थीं, पत्थर की सिल्लियाँ से ढकी होती थी। आज भी देखो नाले हम पत्थर से ढकते हैं ताकि मच्छर न पैदा हो। उस ज़माने में भी लोग इसीलिए ढकते रहे होंगे जो सिल्लियों को, ताकि मच्छर न पैदा हो। यानी वो देखा जाए तो काफ़ी विकसित लोग थे। उनके अंदर भी मतलब बौद्धिक क्षमता इतनी स्तर का था कि आज की सभ्यता देखो उस ज़माने की सभ्यता सेम मिलती है। मतलब बहुत ज़्यादा अगर हमें कुछ लिखना हो तो हम सीधा सीधा शहरीकरण सभ्यता थी, नालियाँ थीं, कुएँ थे, नहाते थे, अनाज को मशीनरी नहीं तो दावने के लिए चबूतरे बने होते थे। तो ये सब सारी चीज़ें हमने बताई। मतलब हड़प्पन सभ्यता को अगर आपको सीखना हो तो अपनी सभ्यता में आ जाओ, उनसे कंपेयर कर लो, बस ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम खेती की बात करते हैं। खेती कैसी थी? कृषि बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। जानते हो कि जहाँ पे नदियों का किनारा होता है वो डेल्टा, मतलब नई मिट्टियाँ हमेशा होती हैं। तो नई मिट्टियों पे जो खेती आप करेंगे तो बहुत विकसित सभ्यता थी। पहले यूरिया खाद का साक्ष्य तो नहीं मिला है, लेकिन उपजाऊ क्षेत्र मिलने के कारण, जैसे सिंधु जितने भी नदियाँ आज भी है तो उसके किनारे अब जब जाओगे तो नई मिट्टी मिलेगी आपको, और नई मिट्टी में पैदा बहुत अच्छा होता है। तो प्राकृतिक संपदा से संपन्न थे। ठीक है, ये लकड़ी के हल और लकड़ी के हलों का साक्ष्य मिलता है। मैंने बताया कि लोहे की खोज अभी तक नहीं हुई थी, तो ये लकड़ी के हल बनाया करते। उर्वरता का जो एक विशेष कारण था वो नदी के हर साल बाढ़ का आना था। यानी यहाँ पे जो लोग खेती करते थे, जब नदी आती थी बाढ़ लाती थी, जब चली जाती थी तो उसके किनारे खेती कर लेते थे, क्योंकि विशेष रूप से इनके पास जल संसाधन तो था नहीं। तो जब जल संसाधन नहीं होगा तो ये लोग क्या करेंगे, तो वहीं पे ये फसल उगाएंगे जहाँ पे सिंचाई का एकदम नज़दीक साधन था। तो सिंचाई के एकदम नज़दीक साधन इनका कुआं रहा होगा या तो नदियाँ रही होंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, गांव की रक्षा के लिए ईंटे की दीवार बना। मतलब जहाँ ये बसते थे तो चारों तरफ से गांव को ईंटे की दीवार, यानी आज जो बोलते हैं आप हाता बोलते हैं, कहीं कहीं पे बाउंड्री बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो चीज़ें ये भी करते थे कि अपने गाँव को ईंटों से घेर देते थे। दूसरी बात क्या थी? अब कालीबंगा की हम बात करें तो कालीबंगा में मैंने बताया था कि लकड़ी के हल, जुते हुए खेत और काली चूड़ियाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट कालीबंगा तीनों यही है। नालों को बांध से घेर कर जलाशय बनाए जाते थे, यानी नदियों को ये रोकते थे और नदियों से ये बांध बनाते थे। बांध बनाने में इनकी अच्छी कला थी, ये बांधों को अच्छे से बनाते थे और बांध बना के ये उसी बांधों से नालियाँ निकाल कर सिंचाई करते थे। ठीक है, अब फसल की बात करते हैं, ये कौन कौन सी फसल उगाते थे। तो अगर जब हम फसल की बात करेंगे तो इनका जो मुख्य फसल थी वो गेहूं था, जौ था, राई थी, मटर थी और कपास थी।
ये कपास का निर्यात करते थे, गेहूं जौ का भी निर्यात करते थे। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, जो इराक की सभ्यता थी, वहाँ ये क्या करते थे कि नाव के साक्ष्य मिलते हैं और लोथल से ये लोग निर्यात करते थे और वहाँ से ये शराब, सोरा और अन्य कीमती पत्थर, सोना वोना ये वहाँ से मंगाते थे। और यहाँ से ये क्या भेजते थे, यहाँ से ये गेहूँ भेजते थे खाने के लिए, कपास भेजते थे, क्योंकि यह बहुत विकसित सभ्यता थी। और विकसित सभ्यता के साथ साथ इनका व्यापार, इसीलिए इसे व्यापारी सभ्यता भी कहा जाता है। कभी कभी लोग बोलते हैं, कुछ इतिहासकार बोलते हैं। तो बड़ी विकसित सभ्यता थी। ये 2 किस्मों का गेहूँ उगाते थे। अब रहा होगा कोई इनका किस्म, जैसे हम लोग अभी आज पैदा करते हैं कि गेहूँ 444, 368, डंकल बीज, तमाम प्रकार के गेहूँ आज भी उगाते थे। तो इनके ज़माने में भी 2 प्रकार का गेहूँ रहा होगा। तो ये लोग भी गेहूँ 2 प्रकार के उगाते थे। और ये गेहूँ उगाते थे, गेहूँ खाते थे। जो मजदूर काम करते थे उनको कर के रूप में, मतलब जो मजदूरी देते थे वो यौ के रूप में देते थे, जौ के रूप में। तो कर भी लेते थे, गेहूं का भी कर लेते होंगे, जौ का भी कर लेते होंगे। बनवाली एक जगह पड़ता है हरियाणा में, वहाँ पे उत्तम किस्म के तिल और सरसों उगाए जाते थे। लोथल में स्थिति भिन्न थी, लोथल में चावल मिलता था। तो आज भी हम राजस्थानी अगर क्षेत्र देखें तो आज भी देखोगे सबसे अच्छी जो सरसों के खेत हैं वो राजस्थान में हैं और हरियाणा में। हरियाणा और राजस्थान सरसों बहुत अच्छी उगाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता काल में भी मैं आपको बता दूं, तिल और सरसों बहुत विकसित सभ्यता थी और उस समय भी तिल और सरसों वहीं होते थे, आज भी होते हैं। सबसे ज़्यादा सरसों और गेहूँ को तिल के मामले में आज भी राजस्थान नंबर 1 पे है। दूसरी बात करते हैं कोठार की। केंद्र कालीबंगा में जब आप जानते हैं कि फसल ज़्यादा होगी तो कोठार बनेंगे, और जब कोठार बनेंगे तो कोठार किसके लिए बनाए जाएंगे? फसल को रखने के लिए। राजस्व के रूप में किसानों से अनाज लिया जाता था। वहाँ पैसा रुपया तो मिलता नहीं है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो विनिमय प्रणाली थी, यानी हम वहाँ पे रुपये के साक्ष्य नहीं मिलते थे। जब इतनी विकसित सभ्यता नहीं रही हो तो वहाँ पे लोग क्या करते थे कि कुछ लोग दाल उगा लें, कुछ लोग चावल उगाते थे, कुछ लोग जौ उगाते थे। तो मतलब जैसे तीन भाग जौ देते थे तो 1 भाग गेहूँ लेते थे। तो विनिमय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु के बदले किसी वस्तु का जब हम आदान प्रदान होता है तो उसे विनिमय प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कपास का पहला उत्पादन साक्ष्य भी कहाँ से मिलता है? तो राजस्थान का जो जगह है, तो राजस्थान जानते हो कि गुजरात जो जगह है, गुजरात और महाराष्ट्र देखोगे तो वो ज्वालामुखी वाल्केनो से बना है। आज से नहीं, लाखों 2 लाख वर्ष पहले वाल्केनो से उसका निर्माण हुआ था। तो वहाँ की जो मिट्टी है काली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चूँकि गुजरात के आसपास थे तो वहाँ पे वो कपास की खेती करते थे। तो कपास की खेती जो थी वहीं पे काली मिट्टी में होती है, उसको सिड्डन कहा जाता था। जो हड़प्पावासी थे वो हमेशा उसको सिड्डन बोलते थे। उससे वस्त्र बनाते थे अपने पहनने के लिए और तमाम प्रकार के चद्दर उद्दर भी बनाते रहे होंगे। तो उसका निर्यात भी करते थे। चूँकि कपास यहीं होती थी तो लोग मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता में ये लोग अपने व्यापारी थे, एक दूसरे के व्यापार करते थे। विदेशी नीति इनकी बड़ी अच्छी थी, ये मुख्यतः व्यापार पे डिपेंड थे। उसके बाद सिड्डन कहते थे, मैंने आपको बताया यूनान के लोग इन्हें जो कपास को सिड्डन कहा गया, ये यूनान के लोग इसे नाम दिए थे। अब हम पशुपालन की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से पशु जो थे वो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या क्या पालते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करेंगे तो ये गाय पालते थे, बकरी पालते थे, भेड़ पालते थे, सूअर पालते थे, कुत्ता, बिल्ली, गधे, ऊँट, हाथी, गैडे का भी ज्ञान था। हाथी गैडे इनके यहाँ जंगली थे।
हाथी गधे नहीं पालते थे, साक्ष्य कोई नहीं मिलता था, लेकिन गधे, ऊँट और हाथी, घोड़ा इनके यहाँ विशेष साक्ष्य नहीं मिलता है। एक जगह सुरकोटदा है, वहाँ पे हड्डियाँ मिली हैं, लेकिन मुख्यतः अश्वहीन था। सिंधु घाटी सभ्यता में कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े रहते थे? तो आप जब इस क्वेश्चन को पूछा जाए तो आप ऑप्शन लगाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में अश्व प्रधान नहीं था, अश्व का साक्ष्य नहीं मिलता। ठीक है, तो ये जो पशु इनके लिए इम्पोर्टेंट थे वो पालते थे। सबसे पहले कुत्ता को पाले, गाय को पाले। तो गाय को अघन्या कहा गया, गाय को ये नहीं मारते थे। तो गाय इनका मुख्य पशु जो था वो व्यापारी पशु वो गाय ही थी। बकरी भी थी, उससे भी ये दूध पीते थे। भेड़ था, सूअर थी, सांड थे, कुत्ता थी, बिल्ली थी, ये सब इनके पालतू पशु थे। ठीक है, हाथी और गंडे का भी ने। तो घोड़े का जो साक्ष्य था, मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह यानी लोथल में मिली मूर्तियों का टेराकोटा मिला है, मात्र इनका टेराकोटा मिला है लोथल से, बाकी घोड़े का कोई विशेष ज्ञान उनको नहीं था। पश्चिम में यह साक्ष्य सुरकोटदा अश्व केंद्रित नहीं था। हड़प्पाई लोग, जब आप मतलब पूछा जाए कि क्या हड़प्पाई लोग अश्व केंद्रित था, तो नहीं था, इसको आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अब हम पशुपालन की बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे शिल्प और तकनीक कैसी थी। देखो, कोई भी सभ्यता में हर तरह के लोग होते हैं। ठीक है, शिल्प और तकनीक का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कैसे बनाई जाती है। जैसे हम कपड़ा बुनते हैं तो वहाँ बुनकर भी रहे होंगे, लुहार भी रहे होंगे, कुम्हार भी रहे होंगे, नाव भी बनाने वाले होंगे। आज भी देखोगे कि शहरों में जो तकनीक है, जो शिल्प है, आज भी कर्मचारी ही काम करता है। चाहे वो बनारस का आप हथकरघा उद्योग ले लो। ठीक है, इलाहाबाद की अगर बात मैं करूंगा प्रयागराज की खास तौर से, तो प्रयागराज में आपका मूज उद्योग बहुत फेमस है। यहाँ पे मूज, ये सरपत का पेड़ होता है, सिर्फ मूज का निर्धारण। हाथरस की हींग की बात हम करेंगे। तो वैसे ही उस जमाने में भी शिल्प और तकनीक का बड़ा ज्ञान था। लुहार भी थे, कुम्हार भी थे, औजार बनाते थे, कांसे के ही बर्तन बनाते थे, लेकिन बनाते थे तांबे के, टिन के आदि का प्रयोग। तांबे और टिन का जो प्रयोग हुआ, कांसा का प्रयोग हुआ था। मतलब औजार भी बनाए थे। तांबा जो था, वहाँ राजस्थान में खिजड़ी जगह है, तो तांबा वहाँ से लोग लेते थे। टिन अफगानिस्तान से आता था। कुछ पुरानी खदानें हजारीबाग और बस्तर में भी पाई गई। बस्तर जिला बिहार में है, तो वहाँ पे भी पाई गई। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो कांस्य युगीन सभ्यता उनके यहाँ थी। अब हम कुछ नोट भी, मतलब नोट में मैंने लिखा भी है कि हड़प्पाई औजारों में कांसे का प्रयोग सबसे ज़्यादा और टिन का प्रयोग सबसे कम किया जाता था। जो हड़प्पा लोग थे वो ज़्यादातर कांसे का प्रयोग करते थे, क्योंकि कांसा थोड़ा सा उनके लिए उपयुक्त रही होगी, तो इसलिए वो कांसे का प्रयोग ज़्यादा करते थे और टिन का प्रयोग कम करते थे। अब हथियार क्या क्या यूज करते थे हड़प्पाई लोग? तो हड़प्पाई लोग जो हथियार यूज करते थे वो सूती कपड़े का हड़प्पाई लोग जो हथियार प्रयोग करते थे उसमें कुल्हाड़ी थी, आरी थी, छुरा था, बर्छा था। ये 4-5 प्रकार के और भी रहे होंगे, लेकिन मुख्य रूप से कांसे से या टिन से आप क्या बहुत बना सकते हो? ज़्यादातर कुल्हाड़ी बना सकते हो, आरी बना सकते हो, छुरा बना सकते हो, बर्छा बना सकते हो। लोहे के साक्ष्य तो था नहीं, तो इसलिए लोहे के हल वगैरह तो नहीं बना पाए। अब मोहनजोदड़ो से आपको क्या क्या मिला है? तो सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। मैंने बताया कि सूती कपड़े का सबसे ज़्यादा बुनाई जो होती थी वो मोहनजोदड़ो में होती थी। कताई के लिए तकलियाँ थी, मतलब तकलियों से आज भी पहले के लोग चरखा चलाते थे, तकलियाँ चलाते थे, तो वहाँ भी जो सूत की कटाई होती थी वो तकलियों के माध्यम से होती थी। अब मज़दूर क्या थे? अब मज़दूर की बात करें, देखो आज भी जो मज़दूरी होती है वो हर टाइप से होती है। ठीक है, तो जब हम मज़दूरी की बात करेंगे, हड़प्पा काल में मुख्य रूप से कौन कौन से मज़दूर, आज के आप मज़दूर सोचो कौन कौन से। नाव बनाने में मज़दूरी लगती है तो नाव बनाते थे वो लोग। ईंट मिट्टिया में, मोटर गाड़ियों में तो मज़दूर थे। पहले भी ईंटें बनाई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट भी बनती थी, पक्की ईंट, कच्ची ईंट दोनों बनती थी। आज भी देखो ईंटों को कौन बनाता है? मज़दूर बनाता है।
दूसरी बात, स्वर्ण का चांदी सोना अफ़गानिस्तान से आता था। अफ़गानिस्तान में खाने से वहाँ पे सोना चांदी आता था, वहाँ भी मजदूर में खाना मजदूरों के माध्यम से। कुम्हार जो थे वो चाक बनाते थे, ये भी मजदूर ही थे। चाक का प्रचलन था। मिट्टी के बर्तन, मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है मटका, जिसको आप मटका बोलते हैं, उसको हम हिंदी में शुद्ध हिंदी इसकी मृदभांड है। और कई तरह से मटके बनाए जाते थे, लाल, सफ़ेद, काले रंगों का उचित प्रयोग करते थे मटका बनाने के लिए। और मटकों में कलाकारी की जाती थी। मतलब आजकल के मटकों में देखोगे तो विभिन्न तरह के उसमें नक्काशियाँ की जाती हैं, फूल पत्तियाँ तमाम प्रकार की बनाई जाती हैं। तो उस ज़माने भी में ही जो कुम्हार थे वो चाक पर बढ़िया बर्तन बनाते थे। और बर्तन जो थे वो आपके मिट्टी के बर्तन का प्रयोग ज़्यादा होता था। आपको टेराकोटा का मतलब ये होता है जो मिट्टी के खिलौने होते हैं उसे टेराकोटा बोला जाता है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गए मजदूर। आज के आप जितने मजदूर सोचते हो वही मजदूर सिंधु घाटी सभ्यता पे लागू कर दो, बाकी कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है। व्यापार की जब हम बात करेंगे तो मोहनजोदाड़ो और लोथल में अनाज के भंडार थे। ठीक है, क्यों भंडार वहाँ बनाए गए? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि भंडार बनाने का मुख्य कारण यह था कि एक तो लोथल मोहनजोदाड़ो जो था वो मुख्य शहर थे। तो जब मुख्य शहर थे तो मुख्य जगह रखी जाएगी। आज भी देखो अनाज कहाँ रखा जाता है, तो मुख्य जो नगर हैं, दिल्ली हुआ, कलकत्ता हुआ, बंगलौर हुआ, यहाँ बड़े बड़े अनाज के भंडार बनाए गए। तो ऐसे वहाँ के जो मुख्य दो शहर थे, सबसे मुख्य जो शहर माना जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता का काल का, वो मोहनजोदाड़ो और लोथल को माना जाता है। तो अनाज भंडार के जो मुख्य जगह थी वो व्यापार था, वो मोहनजोदाड़ो में था। अब यहाँ पे सिक्कों का प्रयोग व्यापार के लिए नहीं होता, विनिमय व्यवस्था थी। ठीक है, उसके बाद व्यापार के लिए हड़प्पाई लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे, निर्यात करते थे अनाज का और सूती वस्त्र का लोथल से मेसोपोटामिया के लिए, मिस्र के लिए। और वहाँ से शराब, सोरा और नीलम, ऐसे तमाम चीज़ें वहाँ से ये मंगाते थे जो महंगी महंगी धातुएँ थी। अब इनके पास कौन कौन से साधन थे जिन साधनों का इन्होंने प्रयोग किया है हड़प्पा काल में? तो हड़प्पा काल में आप देखोगे साधन का जो प्रयोग है वो नाव है, बैलगाड़ी है, अरब सागर के तट पे जहाज हैं, जहाज रानी, मतलब ये नाव बड़ी बड़ी नावें बनाते थे। मतलब व्यापारी ये थे तो बड़ी बड़ी जहाज रानियों का प्रयोग, पहिए का प्रयोग इन्होंने किया। राजस्थान, ईरान, अफगानिस्तान, वहाँ की बस्तियाँ जिसपे पूरे एशिया में ये व्यापार करते थे। पूरे एशिया के व्यापारी थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सोचो। अब मेसोपोटामिया में कई हड़प्पाई मोहरे प्राप्त हुई, इसलिए यह माना जाता है कि यहाँ लोग व्यापार करने आते थे। मेसोपोटामिया की संस्कृति का हड़प्पाई लोग प्रयोग करते थे। तो ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसमें अब राजनीतिक संगठन की मैं बात करूँगा। राजनीतिक संगठन की अगर मैं बात करूं तो हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट शासन नहीं होता था कि राजा वहां होता था। ये मुख्य व्यापारी थे, इनका कोई नेतृत्व करता था, लेकिन मुख्य रूप से राजा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता था कि शासन कौन चलाएगा। इस चीज़ का साक्ष्य अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला। केंद्रीय कोई सत्ता नहीं थी इनकी। जब केंद्रीय सत्ता नहीं होगी तो राजा कहाँ से होगा? इसमें सबसे बड़ी एक बात और थी, कोई धार्मिक मंदिर मस्जिद विशेष नहीं मिलता है। ये प्रकृति पूजक थे, मातृ सत्तात्मक इनका समाज था। ये मुख्य रूप से क्या करते थे कि प्रकृति पूजा करते थे। पुरोहितों का शासन वैसा ही था जैसा मेसोपोटामिया में था। गुजरात में के लोथल में अग्नि पूजा की परंपरा थी। ये पूजा पाठ अलग अलग करते थे, मतलब कोई अग्नि पूजा कर रहा है, कोई प्रकृति पूजा कर रहा है, कोई कैसा भी। तो विभिन्न चीज़ें मिली हैं। पशुपतनाथ मतलब एक देवता थे पशुपतनाथ, उनका भी साक्ष्य मिलता था, लेकिन मुख्य रूप से मातृ सत्तात्मक समाज था। ये चीज़ ध्यान रखना, पितृ सत्तात्मक समाज नहीं था ये। ठीक है, ये राजनीतिक शासन हो गया। हड़प्पा का शासन संबंधित वणिक वर्ग के हाथ में था। वणिक वर्ग का मतलब होता है व्यापारी। सिंधु घाटी सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव था।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लड़ते उड़ते नहीं थे आज की तरह। वो बहुत बौद्धिक लोग थे। वो मतलब चाहते थे कि हमारा व्यापार अच्छा चले, परिवार अच्छा चले। वो लड़ने भिड़ने में यकीन नहीं रखते थे। तो इसलिए अस्त्र शस्त्र का बहुत अभाव था। अस्त्र शस्त्र ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है। धार्मिक प्रथाएं कैसी थी? अब धार्मिक प्रथाओं की बात करें तो पृथ्वी देवी की प्रतिमा थी, धरती उर्वरा की देवी को समझते थे। हड़प्पाई लोग जो थे वो मुख्य रूप से मातृसत्तात्मक इनका समाज था, ठीक है। अब पुरुष देवता थे पशुपतिनाथ। इनके बारे में मैं बता दूं कि सिर पर 3 सींग होते थे इनके। एक योगी की ध्यान मुद्रा में थे, चारों तरफ हाथी, बाघ, गैंडा, आसन के नीचे भैंसा था, पाँवों के नीचे 2 हिरण थे। महादेव इनको बतलाया गया। आजकल के लोग पशुपतिनाथ को महादेव कहते हैं और आज भी पशुपतिनाथ की पूजा होती है। नेपाल में एक मंदिर है, आपको बताना चाहूँगा। लिंग पूजा का भी प्रचलन था। जैसे हम आज शिवलिंग की पूजा करते हैं, ऐसे लिंग पूजन का भी प्रचलन था। लिंग योनि के अंतर्गत प्रतीक थे, ठीक है, जो आज हम शिवलिंग कहते हैं। वृक्षों और पशुओं की पूजा ये लोग करते थे, ठीक है। तो ये लोग एक सींग वाला जानवर था, एक यूनिकॉर्न उसको बोलते थे, उसकी पूजा बहुत करते थे ये लोग। गैंडा, कुबड़ वाला सांड की पूजा करते थे। तावीज बड़ी मात्रा में मिले हैं, ठीक है। तो बड़ी तावीज में तावीज पहनते। भूत प्रेत में बहुत यकीन रखते थे ये। यहाँ पे ओझाई बदाई बराबर चलती थी। ओझा बराबर रहे होंगे। हड़प्पाई लिपि कैसी थी? लेखन का आविष्कार था। यद्यपि हड़प्पाई लिपि सबसे पुराना है, ठीक है। 1853 में मिला, 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आई, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। मैं बताया था कि आद्य ऐतिहासिक संस्कृति है ये, इसको पढ़ा नहीं जा सका है। साक्ष्य तो मिला है लिखने का, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। अब लोग मानते हैं कि द्रविड़ आद्य भाषा, द्रविड़ भाषा में संस्कृत सुमेरी भाषा, मतलब सुमेरी भाषा एक भाषा है, उससे लोग जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। पत्थर की मुहरें, ठीक है, मिली हैं। 4000 नमूने मिले हैं। माप तौल क्या कहता था? बाट और बट्टे ये माप तौल करते थे। भले विनिमय प्रणाली थी, लेकिन इनके माप का अनुपात था 16 के अनुपात में ये माप करते थे। आज भी देखो 16 के अनुपात में भी हमारा बाट बना है। जमीन नाप के लिए करसे का प्रयोग, डंडा का प्रयोग। हम आज भी लाठा से ही ज़मीन नापते हैं, वो भी लाठा से ज़मीन, मतलब वो समझ सकते हो आप कितने विकसित लोग थे। अब हम निर्भांड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। निर्भांड आप देखोगे चाक बर्तनों का प्रयोग करते थे। चित्रकारी मैंने बताया था कि मेटा को बड़ी सजा धजा के रखते थे ये, ठीक है। बहुत सजा धजा के बनाते थे। फूल पत्ती बनाते थे मटकों पर, बर्तनों पर, तमाम चीज़ें थे। मनुष्यों की आकृति बनाते थे किसी तो ये इसके मृदभांड थे। मृदभांड अर्थात मटका। अब प्रतिमाएं कैसी थी? कौन कौन सी प्रतिमाएं मिली हैं? मतलब ये लोग प्रतिमाएं भी बनाते थे। कांसे की नर्तकी मिली है। एक मतलब नाच गाना वहाँ संगीत कला वाला का है। मतलब नर्तकी से पता चलता है कि वो लोग संगीत का भी अच्छा नॉलेज था उनके पास, और संगीत के साथ साथ गाना बजाना तमाम चीज़ें ऐसे उनके अंदर थी। कांसे की मूर्ति मिली है। मूर्ति गले के हार के अलावा नग्न है। प्रस्तर प्रतिमाएं हैं। अब आग में पकी हुई मिट्टियाँ में जो है मूर्तियाँ मिली हैं, यानी जिसको टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा मतलब आज भी देखो लड़के जो खेलते हैं वो मिट्टी के खिलौने खेलते हैं गांव में, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे कि मिट्टी के खिलौने बनाते थे। मिट्टी के हाथी, मिट्टी के घोड़े, मिट्टी के चाक छोटे छोटे, ठीक है। किचन सेट बनाते थे। आज भी देखो बच्चे किचन सेट खेलते हैं बचपन में। ये सारी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाते थे, ठीक है। अब यहीं से हम इसका समाप्ति करते हैं, ठीक है, क्योंकि और कुछ सिंधु घाटी सभ्यता में विशेष है नहीं। तो औजार छेनी ओनी मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को यह वीडियो हमें लगता है कि पसंद आएगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत विशेष तो नहीं बनाया हूँ, लेकिन मुख्यतः मैंने जितनी भी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता में थी मैंने बताने की कोशिश की।
और बाकी आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।